दोस्तों आज आप सीखने वाले हो कि एक बैग सीमेंट से कितना प्लास्टर किया जा सकता है, जहां एक बैग सीमेंट से कितनी ईंट आप लगा सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप सीखोगे कि प्लास्टर करने से पहले या प्लास्टर के दौरान क्या चीजें ध्यान रखोगे कि क्रैक्स नहीं आएंगे, लंबी उम्र होगी प्लास्टर की और आपका घर सेफ और सुरक्षित बनेगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पहले ब्रिक वर्क कर लें या कॉलम कर लें, ये थोड़ा सा टॉपिक रहेगा, लेकिन मेन टॉपिक आज हमारा प्लास्टर पे, थंब रूल, ये सब चीजें बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एक सिविल इंजीनियर के लिए जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, बहुत पैसे बचा सकता है, एक सुरक्षित घर बना सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं पहले थंब रूल्स। कहानी समझो कुछ नहीं है, अगर ये हमारी दीवार है, इसको प्लास्टर करना है और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बैग सीमेंट है और बैग कौन सा सीमेंट का यूज करना है आपको, पीपीसी। ये आगे सब चीजें मैं बात करने वाला हूं। अगर 1:4 का रेशियो है, मतलब 1 में सीमेंट है और 4 में सैंड है, तो इंटरनल प्लास्टर आपका एक बैग में 90 स्क्वायर फीट तक हो जाता है। लेकिन प्लास्टर की थिकनेस 10 से 12 mm रखना, मतलब 12-13 mm चल सकती है, तो 90 स्क्वायर फीट आप के एरिया कवर कर लोगे। ये हेल्प आपको एस्टिमेट करने में भी आएगा, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। अगर एक्सटर्नल प्लास्टर है, बाहर की दीवारों में है, तो कुछ 75 स्क्वायर फीट आपका एरिया कवर हो जाएगा 1:4 माल में। 1:6 का माल है तो इंटरनल प्लास्टर में 100 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर हो जाएगा और 85 आपका बाहर का एक्सटर्नल का। वैसे ही ब्रिक वर्क जो है, 9 इंच की दीवार है, अगर 1:6 का माल यूज कर रहे हो तो एक बैग सीमेंट से आपका 350 ब्रिक्स लग जाती हैं। कितनी? 350। और 4 इंच की दीवार है, अगर 1:4 का माल है, अप्रॉक्स 250 ब्रिक लग जाती है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्लास्टर करने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और साथ में साथ आपको ब्रिक वर्क या कॉलम पहले करना है, क्या डिसाइड करना है। छोटी सी वीडियो रहने वाली। सबसे पहली चीज, आपको जब भी आपका ब्रिक वर्क हो गया उसके बाद आपका प्लास्टर का काम है, तो ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट आपको पहले वो देख लेना है कि ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट कंप्लीट है। उसका वीडियो मैं कल डाला था। ब्रिक वर्क में जो ग्रुप डालते हैं, वो चीज़ें करते हैं, वो सब रेडी हों तो क्यूरिंग आपको कर देनी है। प्लास्टर करने से पहले दीवारें आपकी बिल्कुल एकदम तर होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि जब आप प्लास्टर करो तो जो आपका ब्रिक होगा वो प्लास्टर में से पानी खींचेगा और उससे श्रिंकेज क्रैक्स हो जाते हैं। प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखेंगे। वो ये रीज़न भी होता है कभी कभार, जब आप क्या करो, आपकी दीवार पे पानी नहीं लगा है, आपने डायरेक्ट प्लास्टर कर दिया तो वो प्लास्टर कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, दीवार को 5-6 घंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, अच्छे से पानी मार लेना है। थोड़ी थोड़ी जब वो सूख जाए तो आपको स्लरी, जैसे नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। सीमेंट और पानी को मिक्स करके स्लरी ऐसे बना के वो दीवार पे डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लास्टर स्टार्ट करना है। फिर आपको जो सैंड यूज़ करनी है और जो सीमेंट यूज़ करना है, ये भी मेन चीज़ है क्रैक्स आने का। आपको जो सैंड यूज़ करनी है वो आपकी अच्छी सैंड होनी चाहिए, जिसमें सिल्ट कंटेंट कितना 6% से कम हो। वो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो सिल्ट कंटेंट, उस पर मैं वीडियो बनाया था टेस्ट पे। तो 6% से कम सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। और जो सीमेंट यूज़ करोगे आप क्रैक्स के लिए यूज़ करना है तो पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट कोई भी यूज़ करो। पीपीसी याद रखो, क्या ओपीसी नहीं करना है, इसके लिए पीपीसी सीमेंट करना है, जिसकी डेट 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी है और सैंड को अच्छा छान के आपको फिर उसके साथ वो करना है। ये चीज़ आपको स्टार्ट में कर देनी है जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करो। अभी और 1-2 चीज़ देखनी है कि क्रैक्स क्यों आते हैं और प्लास्टर अगर हम सही से करेंगे। देखो, अगर हम प्लास्टर सही से नहीं करेंगे, मोटा प्लास्टर चढ़ेगा। अगर ऐसे हमारी कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है उसकी 10 से ज़्यादा 15 mm मैक्सिमम, सिंगल कोड में 10 से 15 mm। अगर उससे ज़्यादा हम वो करेंगे प्लास्टर तो वो क्रैक्स और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लास्टर करने से पहले आपको जो ठैया रहता है, उस पर वीडियो लाया था परसों चौथ में, प्रैक्टिकल वीडियो। ठैया मार लेना है पूरे रूम में प्रॉपर, की हर जगह प्रॉपर जो हमारा प्लास्टर आए वो प्रॉपर तरीके से आए, ज़्यादा नहीं आए। अगर बाई चांस कहीं जगह पे 20 से 30 mm आपका प्लास्टर चढ़ रहा है, कुछ रीज़नों से चढ़ जाता है कि दीवार अच्छे से नहीं की है, तो वहाँ पे आपको डबल कोट करना है। सिंगल कोट रफली मार लो, उसके 24 या 48 घंटे बाद दूसरा कोट करो, फिनिश वाला कोट। तो मतलब एक कोट में कभी भी उस प्लास्टर को आपको नहीं करना है, तो वो क्रैक्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप एक साथ में वो करोगे।
देखो अभी बढ़ते हैं हम आगे। आगे आपको क्या देखना है, जब भी आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो, जो हमारे फेस होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉलम है और उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ बीम है उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ आपने कंड्यूट पाइप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने पाइप डाली, क्योंकि हमारे रूम की वॉल्स में पाइपें तो आएंगी, इलेक्ट्रिक की पाइपें जो रहती हैं वो डालोगे आप, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं, चिकन मैश, जो जाली आप सामने देख रहे हो, ये आपको कहाँ कहाँ लगानी है, जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है ब्रिक वर्क का और कॉलम का, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक पाइप या कंडक्ट पाइप डाली वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ मतलब कोई भी तोड़ फोड़ की डायरेक्ट प्लास्टर वहाँ मत करो, अंदर कोई भी पाइप डाली वॉल में वहाँ आपको वायर मैश लगानी ही लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना है, और जब प्लास्टर चढ़ाओगे तो वायर मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से प्लास्टर उसके ऊपर आना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे कंक्रीट के फेस होते हैं, जब हम कंक्रीट कर देते हैं तो प्लाई से करते हैं या मैश से, तो जो सरफेस होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उस पर हम प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बन के निकल जाएगी आपकी। तो आपको उसमें सामने जैसे आप देख रहे हो ना निशान कंक्रीट पे, उसको हाकिंग कर लेनी है अच्छे से, हम टाचा भी जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपको हाकिंग कर लोगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर मारना है, फिर वो अच्छा चलेगा। और आपको हाकिंग कितनी करनी है, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 300 से 350 निशान होने चाहिए, तो प्रॉपर से वहाँ आपका प्लास्टर लगेगा। और देखो एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है कि जो रेशो कही है ड्राइंग में 1:4, 1:6 या 1:8, जिस रेशो से भी आप प्लास्टर करो वो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब एक रेशो का आपका सीमेंट होगा तो बाकी 4, 6, 8 यहाँ आपका सैंड होना ही चाहिए, वो प्रॉपर अच्छी सैंड उसमें यूज़ करनी है। और जो पानी आप डालोगे वो अच्छा कंस्ट्रक्शन वाटर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आप कंक्रीट या माल बनाते हो, मोटार बनाते हो, उसको 1 घंटे में आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्रैक्स आने के चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या करना है। जब आपका प्लास्टर हो जाए उसको चेक कैसे करना है, जो जैसे आप सामने देख रहे हो जो फंटी, इसे हम फंटी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको फंटी रखनी है। अगर उसमें से कोई गैप दिख रहा है मतलब वो अंडुलेशन है, उसमें उबड़ खाबड़ प्लास्टर वो हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, प्लम बॉब लेना है। प्लम बॉब जो जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं, साउल भी बोलते हैं उसको। तो ऊपर आपको साउल रखना है, नीचे प्लम बॉब नीचे आएगा, उसमें ज़्यादा गैप बचना नहीं चाहिए। थोड़ा आधे mm से भी कम गैप रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो अंडुलेशन हुई है, कहीं जगह ज़्यादा प्लास्टर हुआ है, कहीं जगह कम प्लास्टर हुआ है, तो ये भी एक मिस्टेक ही लगा लो। ऐसे आप चेक कर सकते हो पूरा कि प्रॉपर से प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो। देखो ये हो गया। फिर आपको जब आपका प्लास्टर हो जाए तो उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें तराई नहीं करोगे 7 दिन तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है कि आपको उसमें क्यूरिंग करवानी है। जैसे आपका फिनिश हो गया उसके कुछ घंटों बाद आपको वहाँ पानी छांटना स्टार्ट कर देना है। हमें ब्रिक वर्क पहले करना चाहिए या कॉलम पहले करना चाहिए, या ब्रिक वर्क और कॉलम साथ में करना चाहिए? सामने जैसे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्रिक वर्क किया जा रहा है, साथ में सरिया बांध दिया गया कॉलम का। जैसे जैसे कोई मतलब कम से कम 3-4 फीट जैसे दीवार उठेगी उसके बाद कॉलम को कास्ट किया जाएगा, फिर ऊपर ब्रिक वर्क किया जाएगा, तो साथ में फिर कॉलम भरा जाएगा। एक प्रोसेस ये होता है। इसे हम अगर टेक्निकल भाषा में मैं बताऊं आपको, ये हमारा हो गया कन्फाइंड मैसनरी। तो ये प्रोसेस सही रहता है नहीं रहता है ये आगे हम बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम कॉलम करते हैं, स्लैब करते हैं, फिर ब्रिक वर्क करते हैं। तो दोनों में दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है, इसका काम करने का तरीका। ये सब चीज़ें आपकी किस पे डिपेंड है, जो आपका मिस्त्री लगा है या जो आपका इंजीनियर लगा है, अगर वो काम अच्छे से करवाएगा दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें अगर कन्फाइंड मैसनरी ख़राब है, ये कॉलम ब्रिक वाली या पहले कॉलम स्लैब वाली, कोई भी कर सकते हो। तो इसको हम क्लियर करते हैं थ्योरेटिकल वे से। इसमें वीडियो देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे आ गया हमारा प्लिंथ बीम, ये आ गया हमारा मतलब सरिया बांधा हुआ है मैंने कॉलम का, इसको कास्ट नहीं किया अभी, देखने जाना मैं बताते देता हूँ आपको। ये भी सरिया बांधा हुआ है, ये ब्रिक वर्क आ गए, इस तरफ भी इस तरफ भी। होता क्या है, पहले इतना सामने इतना सा कॉलम मतलब सरिया तो पूरा बन जाएगा कॉलम का, इतना सा ब्रिक वर्क किया, ठीक है। ये ब्रिक वर्क यहां तक पहुंच गया, इसको बोल जाओ ऊपर वाले को।
इतना पहुंच गया, इसको क्या करते हैं, कास्ट कर देते हैं हम, शटरिंग लगा के कास्ट कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या आता है, मैंने बताया था ना, कर सकते हैं दोनों चीजें, लेकिन गलती होती है, इसलिए हमें कौन सा प्रोसेस करना है वो बताऊंगा मैं। जब इसको करेंगे हम, आपने जैसे साइड पे देखा, इसमें क्या एक स्टैगर्ड ऐसे ईंट निकाली होती है, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होता है, एक ना कॉलम को, इस तरफ भी हमारी दीवार है और ये कॉलम हमें कास्ट कर दिया शटरिंग करके। इसमें क्या होगा, एक जॉइंट बोलते हैं जिसको, एक अच्छा सा जॉइंट वो बन जाएगा ब्रिक मैसनरी। और इसमें पहली चीज, दूसरी, इसको हम कन्फाइंड मैसनरी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और कन्फाइंड मैसनरी जाने किस लिए जाती है, अर्थक्वेक रेजिडेंट, मतलब अगर भूकंप भी आएगा तो वो उसको बेयर करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस कहा गया जिससे वो अर्थक्वेक को बेयर कर लेगी। एक ये हो गया। तीसरी चीज इससे क्या होता है, इसमें एक जो आपको क्रैक दिखता होगा, ब्रिक और इसमें क्रैक दिखता है, जब भी आप पहले कॉलम करोगे, मैसनरी करोगे बाद में, तो एक क्रैक बन जाता है, तो वो इसमें नहीं दिखता है। इसमें फायदा क्या है, ये दो चीजों का, एक तो जॉइंट अच्छे से बन जाता है, दूसरा कन्फाइंड मतलब एक अच्छा बॉन्ड वाला घर बन जाता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें एक तो प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं हो पाती है, जो साइड पे ये होगा ना यहां वाला, वो क्यूरिंग नहीं होगी। दूसरा, इसमें जब शटरिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्टर को शटरिंग का थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, टाइम बच जाता है, लेकिन उसमें जो स्लरी होती है ना, जो माल का पानी रहता है, वो अच्छे से शटरिंग नहीं हो पाती, मतलब पैकिंग पूरी नहीं हो पाती। वो शटरिंग मतलब जो सीमेंट होता है वो ना साइड साइड से निकलने लग पड़ता है, तो अंदर बच रहा है सिर्फ क्या, एग्रीगेट, या आप जिसको गिट्टी बोलते हो एग्रीगेट। उससे क्या होगा, उधर गंजा बन जाता है, हनीकॉम्ब बन जाता है, वो प्रॉपर से कंपैक्शन नहीं हो पाता है। इसमें क्या है, अच्छे से वाइब्रेटर नहीं लग पाता। अगर अच्छे से वाइब्रेटर मारेंगे तो वो शटरिंग खुलने का डर रहता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे से शटरिंग कभी नहीं हो सकती है। मैं बोल सकता हूं इसमें शटरिंग में कुछ ना कुछ नुक्स रहेगा ही रहेगा। तो उसमें ये चीज होती है, मतलब क्यूरिंग भी नहीं होगी, शटरिंग स्लरी निकल जाएगी, गंजा बन जाएगा। और एक बहुत खराब जो नहीं होनी चाहिए वो ये होता है कि जब इसके कॉलम भरे जाते हैं ना, वो मैंने देखा कभी उसकी अलाइनमेंट, मतलब कभी वो सीधा नहीं रहता है, मतलब थोड़ा टिल्ट वो करेगा, कहीं ना कहीं से टिल्ट करेगा, वो खराब चीज है घर के लिए। और जब इस पे हम स्लैब करेंगे बाद में, तो एक डर और इसमें रहता है कि इसमें हमारा अगर ये टिल्ट होगा तो एक गैप से बनने लग पड़ती है इसमें। तो मेन वही चक्कर है। ऐसे तो सही है, ज्वाइंट भी अच्छा बनेगा, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एक अच्छी बन जाएगी कॉलम और ब्रिक की, लेकिन इसमें क्यूरिंग नहीं हो जाती है, स्लरी निकलती है, गंजा बनने का डर है, और अलाइनमेंट मेन चीज हो, कॉलम सीधा नहीं रहता है, ये इसमें गलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम करते हैं ऐसा प्रोसेस कि पहले हमने ये कॉलम कर दिया, हमने कास्ट कर दिया, कॉलम ये कर दिया, स्लैब कर दिया, फिर हमने स्टार्ट की ब्रिक वर्क करते गए ऊपर तक हमने ब्रिक वर्क कर दिया, मतलब ईंट का काम कर दिया। सबसे पहली गलती क्या दिखती है, ये जहां जो होता है ना, ये प्रॉपर वे से इधर जॉइंट नहीं बनता है। इधर आपने बाद में देखोगे कि प्लास्टर में दरारें दिखती हैं, ये गलती की होती है। लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या है, जो मुर्गा जाली नहीं होती, चिकन मैश जाली होती है, उसको हम इधर लगानी है 75 mm ऐसे, मतलब जाली लगा देनी है दोनों तरफ प्लास्टर करने से पहले। फिर उसके बाद प्लास्टर करेंगे तो ये खत्म हो जाती है, मतलब ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक गलती और इधर होती है, क्या होता है, जब ये ब्रिक वर्क ऊपर पहुंचती है ना, जहां स्लैब और दीवार के बीच ना पैकिंग अच्छे से नहीं की जाती, तो इसमें गैप बचता है। तो वो गैप रिस्की हो सकता है। अगर स्पैन बड़ा हो तो वहां से स्लैब का थोड़े क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर स्पैन छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम बेयर कर लेगा उतना सा, लेकिन स्पैन बड़ा होगा तो वो चांसेस रहते हैं। और मतलब इसमें ये रिस्क रहता है, इधर पैकिंग नहीं होती है। ये हो गया दो। दूसरी चीज, जब इस ऐसे काम में स्पीड काफी ज्यादा होती है, ऐसे काम में पहले कॉलम होते हैं जल्दी जल्दी, इसमें क्या होगा, ठेकेदार क्यों नहीं करता है, इसमें शटरिंग बहुत लगती है। इधर भी शटरिंग लगी, मतलब अगर हम इसको ऐसे समझे, ये कॉलम ऊपर से देख रहे हो, इधर भी शटरिंग, इधर भी शटरिंग, इधर भी शटरिंग, इधर प्रॉप्स लगेगी, इधर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट चारों तरफ लगेंगी। शटरिंग का खर्चा होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को बच जाता है, एक चीज ये है। बाकी एक मिस्टेक जो होती है इसमें वो यही है, यहाँ पे जो क्रैक रह जाता है कॉलम और दीवार में, थोड़ा आपको ऐसे गंदा सा दिख रहा होगा, एक कॉलम आ गया हमारा, और ये जब इसमें दीवार बनती है इधर, इसमें एक क्रैक सा बन जाता है। तो इसको हम सही कर सकते हैं इसके वायर मैश से।
वायर मेश लगा देंगे, उसके ऊपर प्लास्टर आएगा, फिर इसमें कोई जॉइंट नहीं रहेगा। दूसरी गलती, यहाँ पैकिंग नहीं होती है प्रॉपर वे से, ये मोस्टली देखी जाती है। बाकी ये प्रोसेस भी सही है और कन्फाइंड मैसनरी भी सही है, लेकिन इसमें जो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया क्या क्या मिस्टेक होती हैं, उनको कैसे हम सही कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें आपको सही से मिलती हैं। तो यही 2 चीजें थी आज मैं क्लियर करना चाहता था आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन उनको करना, प्रोसेस सही करने का तरीका होना चाहिए। अगर उसमें करते टाइम कुछ मिस्टेक की गई तो वो दोनों प्रोसेस गलत हो सकते हैं। आप जा सकते हो कन्फाइंड के साथ भी कि साथ साथ में कॉलम और ब्रिक भी, और जहां आप पहले कॉलम कर दो फिर स्लैब करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कई क्वेश्चन आता है कि सर प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, दोनों में प्रॉपरली वे से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें भी इसमें भी।